नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। पड़ती है तो आज हम बात करने वाले हैं मेनियस डिसीज़ के बारे में। मेनियस डिसीज़ कान से संबंधित एक बीमारी है जो कि वर्टिगो, टिंटस और हेयरिंग लॉस का भी बहुत बड़ा कारण। पहला प्रश्न है, मेनियस डिसीज़ क्या होता है? तो मेनियस डिसीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके कारण व्यक्ति में मुख्य रूप से 3 लक्षण उभर कर सामने आते हैं। पहला, बहुत अधिक चक्कर आना, जिसे वर्टिगो कहा जाता है। दूसरा, कानों में सीटी की आवाज़ आना, जिसे टिंटस कहा जाता है। और तीसरा, सुनने की शक्ति में कमी, जिसे हेयरिंग लॉस कहा जाता है। पीड़ित व्यक्ति को इनके अलावा भी कई समस्याएं होती हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, मेनिया डिसीज़ शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो मेनिया डिसीज़ मुख्य रूप से कानों को होने वाली बीमारी है और इससे इनर ईयर यानी आंतरिक कान प्रभावित होता है। आप स्क्रीन पर देखिए, हमारा कान 3 हिस्सों में डिवाइड रहता है, आउटर, मिडिल और इनर ईयर। इनर ईयर भी कुछ स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यूट्रिकल्स और कॉक्लिया शामिल रहते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर को एक साथ लैबिरिंथ कहा जाता है। अब आप सभी बहुत ध्यान से समझिए कि मेनिया डिसीज़ कहाँ होता है। देखिए, लैबिरिंथ के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला बोनी लैबिरिंथ और इसके अंदर वाला भाग मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहा जाता है। अंदर वाले भाग में हमारे कॉक्लिया की डक्ट यानी ट्यूब जैसे कई स्ट्रक्चर और चैम्बर होते हैं। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे एंडोलिम्फ कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे हरे रंग से दिखाया गया है। इसके बाहर यानी ऊपर और नीचे वाले चैम्बर्स में जो फ्लूइड भरा होता है उसे पेरिलिम्फ कहते हैं। ये दोनों फ्लूइड एक झिल्ली से सेपरेट रहते हैं, जिसे वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। दरअसल एंडोलिम्फ ही हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जब किसी भी कारण से, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, एंडोलिम्फेटिक चैम्बर में फ्लूइड की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, तब वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन में खिंचाव होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को टिंटस और वर्टिगो महसूस होता है। इसे ही मेनिया डिसीज़ कहा जाता है, क्योंकि एंडोलिम्फ ही हमारे शरीर का संतुलन मेंटेन करता है। जब इसमें ही समस्या आने लगेगी, तब ये ऑब्वियस है कि बॉडी बैलेंस बिगड़ेगा, चक्कर आएंगे, और क्योंकि ये समस्या इनर ईयर से संबंधित है, इसलिए टिंटस और हेयरिंग लॉस जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद जब एंडोलिम्फेटिक सेक में फ्लूइड बहुत अधिक जमा हो जाता है, तब वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन फट जाती है और फ्लूइड रिलीज हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन ठीक हो जाती है और दोनों चैम्बर्स में फ्लूइड की मात्रा पहले जैसी हो जाती है। इस समय व्यक्ति को बहुत आराम मिलता है, लेकिन इसके बाद फिर यही प्रोसेस शुरू होने लगती है और व्यक्ति को वर्टिगो से लेकर हेयरिंग लॉस तक झेलना पड़ता है। यही मेनिया डिसीज़ का मैकेनिज्म है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसीलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मेनिया डिसीज़ के क्या लक्षण होते हैं? हम कैसे समझें कि किसी को मेनिया डिसीज़ है या नहीं? तो लक्षणों के बारे में हम वैसे पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ डिटेल में जानकारी ले लेते हैं ताकि पता चल सके कि लक्षण सामान्य डिजीनेस या टिंटस के हैं या फिर मेनिया डिसीज़ के। तो कुछ खास लक्षण हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति मेनिया डिसीज़ से पीड़ित हो सकता है। जैसे पहला लक्षण है चक्कर आना या वर्टिगो। मेनिया डिसीज़ के चक्कर सामान्य चक्करों या डिजीनेस की तरह नहीं होते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, 30 मिनटों से लेकर कभी कभी 12 घंटों तक या इससे भी अधिक समय पर। जब वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन फट जाती है और एक्स्ट्रा फ्लूइड रिलीज हो जाता है, तब चक्करों से राहत मिल जाती है। दूसरा लक्षण है टिनिटस और कान भरा हुआ लगना। क्योंकि कान में चाहे वो कॉक्लियर डक्ट हो या कोई और भाग, फ्लूइड भर जाता है, इसलिए कान भरा हुआ लगता है और टिनिटस भी महसूस होता है। आमतौर पर मेनिया डिसीज़ के लक्षण एक ही कान में महसूस होते हैं। तीसरा लक्षण है फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस, यानी कभी सुनाई देना और कभी सुनाई ना देना। फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस एक क्लासिकल सिम्टम है जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि व्यक्ति को मेनिया डिसीज़ है या नहीं। चौथा लक्षण है चक्कर के साथ साथ मितली और उल्टी आना। इसके अलावा बैलेंस बनाने में कठिनाई होना, चलते समय खासकर सीढ़ी उतरते समय कठिनाई होना और गिरने का डर लगना। तो इस तरह के कुछ लक्षण मेनिया डिसीज़ में महसूस हो सकते हैं। चौथा प्रश्न है, मेनिया डिसीज़ के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, अभी तक मेनिया डिसीज़ का कोई स्पेसिफिक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कारण तो होते ही हैं, जिनमें शामिल हैं, पहला, कानों का स्ट्रक्चर यदि ठीक नहीं है तो ड्रेनेज संबंधी समस्या हो सकती है।
यानी कान में भरे हुए किसी भी तरल पदार्थ का ठीक से बाहर ना निकल पाना। दूसरा है माइग्रेन वाला सिर दर्द। तीसरा है सिर पर किसी भी तरह की चोट। चौथा है वायरल इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन। पांचवा है ऑटो इम्यून डिसीज, यानी जब शरीर की अपनी ही इम्यूनिटी स्वस्थ कोशिकाओं पर आक्रमण करने लगती है तो यह भी मेनिया डिसीज का एक कारण हो सकता है। छठवा है ब्लड वेसल्स का सिकुड़ जाना, इसके कारण भी मेनिया डिसीज डेवलप हो सकता है। और इन कारणों के अलावा एलर्जी और जेनेटिक, यानी परिवार में यदि मेनिया डिसीज की हिस्ट्री रही है तो व्यक्ति को या संतानों को भी मेनिया। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो देखिए, अधिकतर मामलों में डॉक्टर व्यक्ति के लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर ही समझ जाते हैं कि व्यक्ति को मेनिया डिसीज है या व्यक्ति को मेनिया डिसीज नहीं है। अब स्पेसिफिकली बात की जाए तो इस रोग का डायग्नोसिस सबसे पहले हेयरिंग असेसमेंट से किया जा सकता है। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति अलग अलग पिच के साउंड और एक जैसे वर्ड जैसे फिट और सिट के बीच अंतर कर पाता है या नहीं कर पाता। इसके बाद बैलेंस असेसमेंट टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति के शारीरिक संतुलन की जांच की जाती है। फिर वीडियो निस्टिग्मोग्राफी की जा सकती है, जिसमें आंखों के मूवमेंट की जांच की जाती है। दरअसल कान के अंदर उपस्थित संतुलन संबंधी सेंसर आंखों की मूवमेंट से जुड़े होते हैं। इसके अलावा रोटरी चेयर टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें एक कंप्यूटर से नियंत्रित होने वाली और घूमने वाली कुर्सी पर बैठाकर व्यक्ति की आंखों का मूवमेंट और इनर ईयर चेक किया जाता है। इसके अलावा वेस्टिबुलर एवॉक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल या VEMP टेस्टिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा पॉस्चरोग्राफी भी की जा सकती है, जिसमें शरीर के पॉस्चर यानी चलने फिरने, खड़े होने और बैठने की स्थिति और संतुलन की जांच की जाती है। इसमें व्यक्ति को एक सेफ्टी हार्नेस पहनाकर एक प्लेटफॉर्म पर चलवाया जाता है। इसके अलावा वीडियो हेड इम्पल टेस्ट और इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी भी की जा सकती है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि आंतरिक कान साउंड के प्रति कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है या फिर कान में असामान्य रूप से कोई फ्लूइड तो जमा नहीं हो रहा। इन सभी जांचों के अलावा ब्लड टेस्ट, MRI स्कैन और CT स्कैन भी किए जाते हैं, ताकि देखा जा सके कि ये कंडीशन किसी ट्यूमर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण तो नहीं बन रही। तो हमने जाना कि मेनिया डिसीज का पता लगाने के लिए कई टेस्ट उपलब्ध हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लक्षणों के आधार पर ही इस रोग का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद मेनिया डिसीज के ट्रीटमेंट की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, इस रोग का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लक्षणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है, जिससे ज़्यादातर लोगों को राहत मिल जाती है। अपनी सुविधा के लिए हम इसके उपचार को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला है दवाइयाँ या मेडिकेशन, दूसरा है नॉन इन्वेजिव थेरेपी एंड अदर प्रोसीजर्स, और तीसरा है इन्वेजिव ट्रीटमेंट, जिसमें इंजेक्शन से लेकर सर्जरी तक शामिल है। आइए पहले दवाइयों की जानकारी ले लेते हैं। दवाइयों में सबसे पहले डॉक्टर रोगी को वर्टिगो यानी चक्करों को कंट्रोल करने के लिए या इनकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए डाइएज़ेपम जैसी दवाइयाँ दे सकता है। इनसे सिर का घूमना, मितली और उल्टी जैसे लक्षणों में आराम मिलता है। इसके अलावा प्रोमेथाजिन भी दी जा सकती है, लेकिन याद रखें, ये दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा ही दी जाएंगी। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। अब नॉन इन्वेजिव थेरेपी की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले रिहैबिलिटेशन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन शामिल रहता है। इससे शरीर का संतुलन बेहतर हो सकता है। दूसरा है हेयरिंग एड। मेनिया डिसीज से प्रभावित कान में हेयरिंग एड के उपयोग से सुनने में सहायता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ऑडियोग्राम ज़रूरी होता है ताकि पता लगाया जा सके कि कितना हेयरिंग लॉस हुआ है। तीसरा तरीका है पॉजिटिव प्रेशर थेरेपी। इसमें मैनिएट पल्स जनरेटर नामक एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पर देखिए। इस डिवाइस से ईयर कैनाल में प्रेशर लगाया जाता है, जिससे फ्लूइड या तरल पदार्थ का जमाव कम किया जाता है। आमतौर पर इसे रोगी खुद ही दिन में 3 से 4 बार अपने घर पर ही उपयोग कर सकते हैं, और इस डिवाइस के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद अब इन्वेजिव विधियों की जानकारी ले लेते हैं, यानी ऐसी विधियाँ जिनमें इंजेक्शन और सर्जरीज का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले वर्टिगो के लक्षणों को कम करने के लिए कान में या तो जेंटामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक या डेक्सोमिथासन जैसे स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। हालांकि इन दोनों विधियों में हेयरिंग लॉस का खतरा भी बना रहता है। इसके बाद सर्जरी का नंबर आता है। यदि वर्टिगो का अटैक बहुत ही गंभीर है और उपचार की दूसरी विधियां काम नहीं कर रही हैं, तो ही सर्जरी का विकल्प चुना जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स में शामिल है एंडोलिम्फेटिक सैक प्रोसीजर। एंडोलिम्फेटिक सैक को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इनर ईयर का फ्लूइड मेंटेन रखती है। तो इस प्रोसीजर में एंडोलिम्फेटिक सैक को डिकम्प्रेस किया जाता है, यानी इस पर से प्रेशर को हटा दिया जाता है, जिससे अतिरिक्त फ्लूइड बाहर निकल जाता है।
कभी कभी यहाँ एक शंट या ट्यूब भी लगाई जाती है जिससे अतिरिक्त फ्लूइड बाहर निकलते रहता है। इसके बाद यदि किसी के वर्टिगो के सिम्टम्स इतने गंभीर हो चुके हैं कि इनसे उसकी जान को खतरा बना हुआ है और साथ ही हेयरिंग लॉस भी प्रोफाउंड लेवल तक पहुंच चुका है, यानी कि टोटल हेयरिंग लॉस हो चुका है, तो डॉक्टर कान में संतुलन बनाने वाले हिस्से को ही निकालकर अलग कर देते हैं। इसे लेबिरिंथेक्टोमी कहा जाता है। तीसरी विधि का नाम है वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। इसमें उस नस को ही काट दिया जाता है जो कि इनर ईयर में बैलेंस को मेंटेन करती है। आमतौर पर इससे वर्टिगो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसका एक और फायदा यह है कि इसमें सुनने की शक्ति यानी हेयरिंग को बचा लिया जाता है। तो इस तरह हमने मेनिया डिसीज के उपचार की इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव विधियों की जानकारी ली। याद रखिए, आपको ये सारी जानकारी देने का उद्देश्य किसी भी तरह की सर्जरी या चीर-फाड़ से बचाना है। अगर मेनिया डिसीज पर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाए तो इसे काफ़ी हद तक दवाइयों और सावधानियां रखकर ही कंट्रोल किया जा सकता है। सर्जरी की नौबत नहीं आती। सर्जरी की नौबत तब आती है जब कोई इसके लक्षणों पर ध्यान नहीं देता। यदि किसी को वर्टिगो का अटैक आया है तो उसे चमकीली चीज़ों जैसे बल्ब या स्क्रीन की तरफ नहीं देखना चाहिए। आराम से एक जगह बैठकर इस अटैक के एपिसोड के गुजरने का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद यदि किसी को गाड़ी चलाते समय वर्टिगो का अटैक आया है तो गाड़ी को एक साइड लगाकर किसी सुरक्षित जगह बैठना चाहिए और याद रखें, केवल डॉक्टर की सलाह से अपने पास लोराज़ेपम या मैक्लिज़ाइन जैसी दवाएं रख सकते हैं जो कि चक्करों में राहत देती हैं और वर्टिगो के अटैक और समय को भी कम कर देती हैं। इसके बाद यदि कोई घर पर है और उसे वर्टिगो का अटैक आया है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। एक सुरक्षित जगह पर बैठकर अपना ध्यान किसी स्थिर चीज़ जैसे कि तस्वीर, फ्लावर पॉट, टेबल पर रखा हुआ कोई सामान या दीवार पर लगी घड़ी पर केंद्रित करके ये जांचना चाहिए कि अपने दिमाग को किस हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यह प्रैक्टिस व्यक्ति की तब सहायता करेगी जब वो वर्टिगो का सामना अपने घर से बाहर करेगा। इसके लिए आप चाहें तो त्राटक जैसे ध्यान की विधियों का अभ्यास रोज़ दिन में 5 से 10 मिनटों के लिए कर सकते हैं। इससे ब्रेन और विजन को एक जगह फोकस रखने में सहायता मिलेगी। इसके बाद ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि फ्लेवोनॉइड्स हर तरह के रोगों में फ़ायदा देते हैं और इनके बारे में हम कई वीडियोस में बात भी कर चुके हैं। इन सभी के अलावा व्यक्ति को सॉल्ट इंटेक यानी नमक खाना कम करना होगा। हम जानते हैं कि नमक बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, इसलिए नमक खाना कम कीजिए। चाय, कॉफ़ी, सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक को पूरी तरह बंद कीजिए। इसके बजाय ताज़े फलों और सब्जियों का जूस पीजिए। इससे शरीर में वाटर बैलेंस बना रहेगा और वर्टिगो के लक्षणों में भी काफ़ी राहत मिलेगी। आखिरी में डाययूरेटिक्स दवाइयाँ भी शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाल देती हैं, जिससे वर्टिगो के लक्षणों में राहत मिलती है। ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।